देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने यह तय किया है कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया जाए। आखिर इसके पीछे क्या सोच है, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत इस जनता का जो आज यहां पर दागेगी सवाल। उसके बाद मंच पर मौजूद गौरव भाटिया का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर जुड़ रहे हैं। शोएब जमई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के भी तौर पर आज वो चर्चा में शामिल होंगे। तालियों के साथ इन सभी का अभिनंदन। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं ये रिपोर्ट और दिखाते हैं क्या हो रहा है इस फैसले का विरोध और क्या है योगी की सोच कि मदरसे में राष्ट्रगान कर दिया अनिवार्य। देखिए। यूपी के मदरसे में अब तस्वीरें बदली बदली दिखेंगी। रोज राष्ट्रगान होगा, देशभक्ति के गीतों से मदरसे सराबोर होंगे। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी कर दिया है। बाकायदा आदेश जारी कर रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाहे सरकारी सहायता पाने वाले मदरसे हो या बिना सरकारी सहायता वाले मदरसे, नया नियम सब पर लागू होगा। यूपी में मदरसे में सुधार को लेकर योगी सरकार लगातार सजग रही है। योगी सरकार ने सुधार की कई योजनाएं मदरसों में लागू की हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान की भी पढ़ाई कराई जा रही है। मदरसों तक सरकार का नया आदेश पहुंच चुका है और उन्हें इसे लेकर कोई ऐतराज भी नहीं है। जो मदरसों में पढ़ने के लिए आएंगे उनको विशेष रूप से नए सत्र से हम लोग ने कहा है कि जो प्रेयर होता है सुबह, जो दुआएं होती हैं, उसमें सारी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान, जो जनगण मन अधिनायक जय है, उसको भी बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, गवाया जाए, और ताकि वो देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। न छात्रों को कोई दिक्कत है, न शिक्षकों को, और न ही मदरसा के संचालन करने वाले अफसरों को। लेकिन मदरसा में राष्ट्रगान पर नेताओं के पेट में जरूर दर्द होने लगता है। निश्चित तौर पे मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा। और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? क्या भारत के हर मदरसे में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उनका जब सालाना फंक्शन होता है तो हर देशभक्ति की बातें की जाती हैं? उन मदरसों में देश से मोहब्बत की तमाम चीजों को सिखाया जाता है। अगर कोई इन मदरसों से आलिम दीन मुफ्ती बनता है तो वो देशभक्त होता है, मगर आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, इसीलिए इस तरह का कानून बना रहे हैं। आप पूरे मुल्क में राजनीतिक दलों ने म्यान से तलवारें निकाल ली हैं और इसे देखकर कोई हैरानी भी नहीं हो रही, क्योंकि एक तो मदरसा, उस पर राष्ट्रगान का आदेश, तो सियासत के लिए इससे मुफीद मौका और क्या हो सकता है। आशीष सिंह, लखनऊ, आज तक। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। मदरसों में अनिवार्य किया गया है राष्ट्रगान, क्या आपको मदरसे में पढ़ने वालों की देशभक्ति पर शक है? सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, सोच ये है कि जब इससे पहले की पंचर साइकिल की सरकार थी ना, तो मदरसों में कई बार आतंकवादी पकड़े जाते थे। आज राष्ट्रगान बज रहा है, तो राष्ट्रगान बजना अच्छी बात है या शक के घेरे में कोई आ जाता है? मैं समझता हूं मदरसे में ही नहीं, भारत के हर कोने में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज होना चाहिए। सभी स्कूल में क्यों नहीं अनिवार्य करते? मैं बिल्कुल 2014 में केंद्र सरकार ने कहा सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं, तो फिर मदरसे में अनिवार्य, बाकी जगह नहीं क्यों? अंजना जी, शायद ऐसा हो सकता है कि आपसे छूट गया हो। ऐसा कोई कॉलेज, विद्यालय, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे कभी तिरंगे का या राष्ट्रगान का विरोध हुआ हो। लेकिन ऐसे मदरसे जरूर हैं जिन्होंने कहा कि राष्ट्रगान नहीं बजेगा, और हमने डिबेट भी उस पर करी है। तो अगर कहीं विरोध होता है
तो उनको तिरंगे की भी ताकत पता चलनी चाहिए और राष्ट्रगान की भी चलनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि ये आतंकवादी देखते थे मदरसों में, हम लोग कह रहे हैं एयरफोर्स पायलट बनाएंगे, सिविल इंजीनियर्स बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उनको गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। और आप मुझे बताइए कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बने। मान लीजिए मदरसे में विज्ञान और गणित जब पढ़ाने की बात हुई तो इन्होंने उसका विरोध किया। अंजना जी, सर्जरी चल रही है डॉक्टर की, इनके हिसाब से पेशेंट का पेट खोल दिया, आंतड़िया बाहर है, कहेंगे ला इल्ला इल्लल्लाह ठीक कर दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। गणित और विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़नी पड़ेगी। और ये जो सुधार है ये भारत के लिए जरूरी है, ये हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है। चलिए अनुराग जी जवाब दीजिए, देखिए क्या गलत है इस फैसले? वही मैं कहने वाला हूँ। दरअसल मैंने तो नहीं बोला इसमें गलत है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को हर स्कूल में होना चाहिए तो आप योगी जी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए ना। तो ये जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सभी स्कूल की बात होनी चाहिए, सभी मदरसों की बात होनी चाहिए, सभी जो और अंग्रेजी स्कूल है उनकी भी बात होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं होगा राष्ट्रगान? क्यों नहीं होगा भाई? आप ले आते हैं, मैं आप बोल रहा हूं ना, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, क्यों राजनीति करते हैं? ये अभी कह रहे थे कि मदरसों में डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे, बिल्कुल पैदा होंगे, तब भी पैदा होंगे, अब भी पैदा होंगे, लेकिन पैदा होने के बाद क्या होगा? पैदा होने के बाद कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा उन्हें, वो बैठे रहेंगे। आप महंगाई के नहीं, वही रोजगार, अरे पैदा तो किए जाएंगे, पैदा हो भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार कर क्या रही है? सरकार उनके लिए तो कुछ नहीं करती है ना। कहते हैं ना कि विदेश में डंका बज रहा है, यहां नहीं मिल रहा है ढंग का एक काम। विदेश में डंका है कि विदेश में डंका बज रहा है चारों तरफ, लेकिन हमें ढंग का काम तो यहां रोजगार मिल जाए लोगों को, इसकी चिंता कोई नहीं करेगा क्या? हमेशा देखिए मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मदरसा। मुद्दा क्या है? ज्ञान व्यापी। मुद्दा क्या है? ताजमहल। मुद्दा क्या है? कुतुब मीनार। मुद्दा क्या है? लाल किला। फिर जिंदगी से जुड़े जो मुद्दे वो कहां चले जाएंगे? जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए जीने के लिए, वो मुद्दे कहां होंगे? कैसे होगा एक बच्चा अपनी मां की सेवा कैसे कर पाएगा जब वो रोजगार नहीं पाएगा? 24 साल का बेटा ये इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहेगा कि मां को कैसे हम अपनी साड़ी खरीद के लाके देंगे, क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं है। मां इसलिए नहीं सो पा रही है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, और बेटा इसलिए नहीं सो पा रहा है कि मैं 24 साल में अपनी मां की नहीं सेवा कर पा रहा हूं। बड़ा अच्छा, लेकिन जनता को समझा क्यों नहीं क्या हो सकती है? और हम किसमें अटके हुए हैं? आरती, अजान, मदरसा, लाउड स्पीकर, जनता को क्यों नहीं समझा? इसमें अटके हुए हैं हम। सोचो जनता को क्यों नहीं समझा पाए? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब दे रहा हूँ, बहुत सीरियस सवाल है, जवाब दे रहा हूँ। आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि ये असल मुद्दे हैं, ये आपको भटकाते हैं? फिर क्यों बीजेपी की जीत होगी? मैं बता रहा हूं, जनता क्यों नहीं समझ पाई? मैं बता रहा हूं। हाँ। जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी 325 सीटें लेके आई थी, 46% वोट पे थी, हम 22% वोट पे थे। जनता की समझ में आया, उसने मुझे 38% वोट दिया। 38%। वो सच है कि सीटें आगे पीछे हो सकती है, कोई 2000 से आ गया, कोई 200 से, कोई 150 से, वो हो सकता है सरकार किसी की बने। इसका मतलब नहीं कि सरकार हमारी बन गई तो हम बेरोजगारी बढ़ा दें, इसका सरकार हमारी बन गई तो हम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दें, सरकार हमारी बन गई तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, सरकार हमारी बन गई तो बिजली ना आए। इसके मतलब सरकार हमारी होगी तो हम कुछ भी करेंगे, अब कोई बात नहीं, ये अत्याचार होता रहेगा क्योंकि सरकार मेरी है। शोएब जमई जी, क्या आप भी इस फैसले का स्वागत करते हैं? राष्ट्रगान है ये। देखिए, राष्ट्रगान और तिरंगा ये दो ऐसी चीज है जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस देश में किसी धर्म ने, किसी समाज ने कभी भी कंट्रोवर्सी की हो, किसी ने उंगली तक नहीं उठाएगी। लेकिन हाँ, एक इतिहास जरूर है। हमारे गौरव भाटिया जी चूंकि अभी नए नए बीजेपी में आए हैं, पहले सपा में थे, इनको शायद इतिहास नहीं पता होगा। आरएसएस का इतिहास सुन लीजिए। गांधी जी ने 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार कहा था कि पूरे देशवासी जो है तिरंगा फहराएं। पूरे देश में सारे देश के हिंदू मुसलमान सब ने तिरंगा फहराया। आरएसएस ने कहा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, और वो जो तिरंगा नहीं फहराया वो 70 सालों तक, 2001 में पहली बार नागपुर के इनके हेडक्वार्टर में तिरंगा फैला। इतने बरसों तक कभी तिरंगा नहीं फहराया, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली बार जो जन गण मन है, हमारा नेशनल एंथम, उसका विरोध आरएसएस ने किया। उन्होंने कहा कि ये तो टैगोर साहब ने इसलिए लिखा था क्योंकि किंग जॉर्ज 5 को खुश करना था। ये इनका इतिहास है, समझ। तो जनगण मन का, तिरंगे का जिसने विरोध किया वो आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमें आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आपने कहा मदरसे में जो है ऐसे निकलते हैं। भाई साहब, आपको शायद इतिहास का पता नहीं है, मौलाना आजाद इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने आईआईटी, एम्स, जितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान इस वक्त देश में एक्सीलेंस हासिल कर रही है, उसकी नींव रखने वाले मौलाना आजाद थे। वो मदरसे से पढ़े हुए थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे।
एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानता हूं, वो अपने यहां से तमिलनाडु में, केरला में, ये मदरसे में पढ़े थे। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सब मदरसे में पढ़े थे। मदरसे का पढ़ने का मतलब नहीं होता कि अनपढ़ हो जाए या फिर यहां से इस्लामी सिर्फ तालीम हो। मदरसा जो है वो जहन खोलता है, बाद में लोग हायर तालीम लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में, मैडम भी जानती है, हमारे यहाँ ब्रिज कोर्स होता है। जो मदरसे से पढ़ के आते हैं उन लोगों को, अंजना जी भी जानती हैं कि ब्रिज कोर्स होता है। मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाते हैं, फिर वो बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया से ट्रेनिंग पा करके उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया, 57 ऑल इंडिया रैंक था, जाकर के पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं है, मदरसे से पढ़े हुए बच्चे दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, हाँ जरूर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उनकी जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका एडवोकेसी करता हूं, मैं उसका पक्षधर हूं कि मदरसों में हमारी तालीम का मेयार बढ़ाना चाहिए। समझ में नहीं आई कि आप योगी की बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। क्लियर कीजिए, आप योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम किया है या बुराई कर रहे हैं? मदरसों की मॉडर्नाइजेशन और मदरसों की जो फिर आप तालीम बड़े-बड़े है शब्द उसके यूज कर रहे लिए हैं। योगी जी या किसी सरकार ने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि जो पहले नहीं होता था। राष्ट्रगान की शुरुआत करना अच्छी पहल है। आरएसएस के शाखाओं में भी राष्ट्रगान की शुरुआत करवाई, मैं स्वागत करता हूं। मदरसे में भी करवाई, मैं स्वागत। आरएस भाई मदरसे में राष्ट्रगान लोग पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है। अनऑर्गेनाइज, जैसे स्कूलों में प्रेयर होता, हम लोग, मैं भी हेड बॉय था, स्कूल में प्रेयर करवाते थे तो वहां होता था, लेकिन स्कूलों, लेकिन मदरसों में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रगान का किसी ने विरोध किया, ये तस्वुर भी नहीं है। इसलिए आरएसएस के इनको समझाइए, इनको पता नहीं है अभी इतिहास का, मैंने इनका इतिहास खोल दिया ना। अंजना जी ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, भारत माता की। बस समझ में आ गया, पूरा हिंदुस्तान तो यही चाहता है। देखिए, जिस स्कूल के ये हेड बॉय थे वहां पे मैं हेडमास्टर था, तो अभी मैं बताता हूं। जनता, आप बताइए, 2 बॉल करनी है, किसका विकेट पहले उखाड़ूं? बताइए, जिसका आप बोलेंगे उसका उखाड़ूंगा। मौलाना जी। अच्छा, लेकिन दिक्कत है, मौलाना जी तो आनी चाहिए, बॉलिंग भी तो आनी चाहिए। विकेट तो तब उखड़ेगी जब तुम्हारा भी उखड़ेगा, चिंता ना करो। तुम्हारा बॉल फेंक दोगे तो विकेट उखड़ने का मतलब क्या होगा? जवाब हाँ, अपनी अपनी बारी में। मौलाना जी ने इतिहास बताया, लेकिन मौलाना, आपको तो नहीं पता होगा इतिहास के बारे में। नहीं मौलाना जी, भारत के इतिहास में भगवान राम से बढ़ के कोई नहीं है, हमारे रोम रोम में, कण कण में। ये कहते हैं कि टाइम आ गया भगवान राम को बैन करने का। अरे ये आप ही ने कहा। अंजना जी, रम में राम है, रम में राम कहने वाले लोग आप कह रहे हैं कि कण कण में राम है। प्लीज अपनी अपनी बारी। अंजना जी, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपको मौका आएगा तब बोलिएगा, मिस्टर जमाई, बीच में नहीं। अच्छी बात है। अरे आप हेड बॉय थे तब भी यही करते थे क्या? रुक जाइए, जवाब से। दूसरा, आज इनको समझ में आया है कि तिरंगा बहुत जरूरी है, राष्ट्रगान जरूरी है। इनको सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है, ओह माय गॉड, यही फर्क है। ओ माय गॉड, एंड से भगवान राम सद्बुद्धि दो इसको। इस मौलाना की दाढ़ी में सारे तिनके हैं, इसको ठीक करिए। सुनिए, बीच में मत बोलिए। अरे मोदी जी की दाढ़ी तिनका है क्या? यहाँ से ये तिनका ढूंढते फिर कहाँ तिनका? दाढ़ी तिनका कहाँ है? दाढ़ी कहाँ? शोएब जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आप बहस के स्तर को बहुत नीचे ले जाते हैं जब बीच में बोलते हैं। रुक जाइए ना, आप करेंगे फिर ये आपसी नोकझोंक चलती रहेगी। जनता को भी सवाल दागना है, जनता को भी सवाल पूछना। देखिए, इनकी सोच क्या है मैं बता दूं। पहले तो आप सब लोग पत्रकार के क्षेत्र से भी पत्रकार हैं, आते हैं पत्रकारिता से, लॉ भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिंदल का, ठीक है। उससे पहले आप कहीं भी प्राइवेट स्पेस में या कहीं भी जगह पे तिरंगा जो है ध्वजरोहण नहीं कर सकते थे। ये कानून था, और ये कह रहे आरएसएस उससे पहले नहीं करती थी। पहले कानून जानिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये इजाजत दी, हर नागरिक जो है वो तिरंगा फहरा सकता है। देन इट बिकेम ओपन, सारे के सारे नागरिक तिरंगा कर सकते हैं, और आरएसएस ने भी किया। अब मैं दूसरे विकेट पे आता हूं। ये वैसे ही आधा गिरा हुआ है, लेकिन जितना है उसको भी गिरा दो। चलिए, अभी देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दा बेरोजगारी है, पेट्रोल है। अब मैं
चलिए इनके मुद्दे। भाई सुनो, ओ वर्दी खत्म हो गया, बीच में नहीं बोलेंगे। अरे भैया तुम हिट विकेट का खत्म हो गया तुम्हारा, जाओ। अरे हिट विकेट हो गए। चलो अंजना जी अनफेयर है थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, कमजोर खिलाड़ी क्या सोचता है, पीछे हटने से आदमी हिट विकेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। अनुराग जी प्लीज, बच्चों के भी सवाल लेने हैं। देखिए ऐसा होता है अक्सर, शेर की दहाड़ सुन के गीदड़ सोचते हैं एक साथ झपट्टा मारो शेर को पकड़ लेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, समझ लो। यही तो अब बात सुनिए, अब बात पकड़ सुनिए, पाएंगे। इनके मुद्दे क्या थे मैं आप लोगों को बताता हूं। हाँ। वर्दी को बुलाया पुलिस को, अरे आजम खां की भैंसें देखो कहां है भैया, दूध कितना दिया है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरे भैया सुनो, मुजफ्फरनगर दंगे, अखिलेश भैया कहे नहीं भैया ऋतिक रोशन का डांस करेंगे सफाई में, यह मुद्दा था। तीसरा मुद्दा, भैया ये बताओ कब्रिस्तान की दीवार बनी, वो कह रहा है भैया शमशान घाट भी, अरे तुम हटो भैया, कब्रिस्तान की दीवार बना रही है, हमें मुसलमान वोट चाहिए। चौथा, टैक्स पेयर आपके रुपए से हज सब्सिडी दे दो भैया, हज सब्सिडी क्योंकि हमारा वोट मांगे। और पांचवा मुद्दा, भैया कोई मुसलमान आए ना हलाला करने देना, 4 बीवियां रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट चाहिए। ये मुद्दे थे। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यह है 18 करोड़ टीके मुफ्त में लगे उत्तर प्रदेश में। आज मुद्दा ये 2 साल से मुफ्त राशन गरीब को मिला है, ये है योगी जी की सरकार। और इतना ही कह के अंत करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है, कद बड़ा नहीं करता है, एड़िया उठाने से ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। तो थोड़ी विनम्रता लाओ भैया, थोड़ी विनम्रता लाओ। बच्चों के सवाल अब मैं अपना बोल दूं, मैं जवाब दे दूं। अरे भोपू फट गया कब का भैया, लाउडस्पीकर बैन हो गए। अब मैं बोल लूं, अब कैसे बोलोगे? अच्छा बोल लूं। एक मुजफ्फरनगर की बात की, मुजफ्फरनगर के दंगे की बात इन्होंने बोली। शायद ये भूल गए कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, दंगाई जिन पे दंगा कराने का आरोप है, उसी पर मुकदमे हटाने का काम किसी ने किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। और पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने ऊपर से भी उन्होंने अपराधी मुकदमे हटाए, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। दूसरी बात, आजम साहब की बात कर रहे थे, इन्होंने आजम साहब को अंदर किस बात में किया? इन्होंने किया बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जेल में अंदर डालने वाले लोग हैं ये। और दूसरी बात कर, टैक्स पेयर के पैसे से तो आपने सिक्योरिटी बांटनी शुरू कर दी। जो बीजेपी की तारीफ करता है उसको Z+ ले जाओ, ये एक्टर को ले जाओ, वो एक्ट्रेस को दे दो, वो फिल्म डायरेक्टर को दे दो। अरे फिल्म डायरेक्टर एक्ट्रेस ऐसे देवड़ी की तरह, ये एमएलए को दे दो, सारे एमएलए को। आपने वेस्ट बंगाल में चले जाओ, बीजेपी के एमएलए, आप सिक्योरिटी बांट रहे हो। कमाल है, ये जो लोग बेचारे परेशान है हिंदुस्तान के अंदर में, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि पुलिस तो सारी आपने अपने जो बीजेपी के जो सो कॉल्ड जो सपोर्टर है उनको आपने सिक्योरिटी दे रखी Z+। किसके पैसे से ये भाई, किसके पैसे से? ये खेत बेच के बीजेपी पैसा देती है क्या? सारे टैक्स पेयर के पैसे से आपने सिक्योरिटी दे दी। एक बात, जहां तक आप कोविड की बात कर रहे थे, कोविड में लाखों लोगों की मौतें हो गई और आप उसमें फट महसूस कर रहे हो। कोविड काल में लाखों लोगों की मौत हो गई और आपने क्या बोला? एक की भी मौत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा है जिसके घर में किसी की मौत ना हुई हो? और ये खड़े होके कहते हैं कोविड में किसी की क्या बोल रहे हो भैया, किसी की क्या मौत बोल नहीं रहे हैं? जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। अरे बहुतों की हुई है ना, चलिए लाखों लोगों की हुई है और बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए। और ये मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के कि कोविड में लोगों की मौतें नहीं हुई। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती, हमने अपनों को खोया है और आप कहते हो किसी की मौत नहीं हुई। आप मौतों पर राजनीति करोगे और विकेट उड़ाने आए हो। अरे विकेट मत उड़ाओ, यहाँ पे विकेटें बचाओ, जो विकेटें जा रही हैं धीरे धीरे, जैसी उड़ती जा रही हैं। तुम्हारी तो पिच खुद रही है, तुम खेलोगे कैसे? तैर रही है। सुनो, पहले विकेटें बचाओ और बॉलिंग करना तो सीख लो कि हाथ ऐसे घुमाया जाता है कि ऐसे घुमाया जाता है। पहले हाथ तो घुमा दो, बॉलिंग होता कैसे है? पहले घुमा दो हाथ वाले हो, तुम क्या बॉलिंग सिखाओगे भैया? पहले गुगली कैसे डाली जाती बताओ तो सही। सवाल भी होने प्लीज जल्दी से बोलिए। मुजफ्फरनगर दंगों में इन्होंने अभी बात करी ना, ये चार्टर प्लेन से आरोपी था मौलाना नजीर, उसको कौन बुला रहा था? अखिलेश यादव छोड़ के अपने मुख्यमंत्री आवास पे वो आरोपी था, पहली बात। दूसरा, बैठा के अपराधी को, आतंकवादी को, अनुराग जी आपका ऑडियो जा ही नहीं रहा है, उनकी बारी है। धन्यवाद। दूसरा, अरे अपनी बात तो कहूंगा, आपकी बात पूरी करें। अरे भाई नो बॉल फेंक रहे हैं, आप कह रहे हो कोई मत। नो बॉल होगी तो बताना पड़ेगा ना नो बॉल है, इशारा तो यही होगा ना नो बॉल का। ये बहुत अच्छी तस्वीर है, घर पे फ्रेम करानी चाहिए अखिलेश यादव को। 300 से एक भी सीट नहीं है कम और जनता बोली चलो हटो, तुम में नहीं है दम। ये समझ गए? अब ये 2 महीने पुरानी और सवाल लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैं राष्ट्रगान के पक्ष में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मौलवी लोग हैं जो वो राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान
अगर डेली डेली होता है तो इससे राष्ट्रगान का अपमान होता है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो भी मौलवी या मौलाना, चाहे पंडित हो या आरएसएस हो या कोई भी हो, अगर राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है तो देशद्रोही है, उसको अंदर कीजिए जेल में। नंबर 1। नंबर 2, विदाउट मिंसिंग माई वर्ड, नंबर 2, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है युवाओं की बात उठाने की, मैं युवाओं की बात उठाता हूं। मुझे कोई पोगो चैनल खेलने का यहाँ कोई शौक नहीं है, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा कि सर आप बात उठाइए कि हमारे यहाँ बीपीएससी का एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है, बरसों से लोग तैयारी करते हैं, मेहनत कर करके यहाँ से अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं, ये एनडीए की सरकार में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। हमारे दोस्त ने कहा कि सर ये आवाज उठाइए कि एनसीईआरटी की नई पॉलिसी के तहत कोई नया एडिशन नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए आवाज उठाइए कि देश में जो है महंगी हो गई है शिक्षा, प्राइवेट स्कूल उसको लूट रहे हैं, मैं उसको उठा रहा हूं। मैं उसको उठाता हूं कि आपने यहां से जर्नलिज्म के सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए कौन सा फेलोशिप का जो है इंतजाम कर रखा है सरकार ने, इसका भी जवाब दीजिए, जिससे यहां से ज्यादा अच्छे जर्नलिस्ट जो इस देश में आए, इसका भी जवाब दीजिएगा। तो एजुकेशन पॉलिसी बनाइए और सबके लिए एजुकेशन एक राइट है। एजुकेशन के जो माफिया है वो ज्यादातर बीजेपी से, लाउड स्पीकर को कृपया बंद कराया जाए, करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर मेरा सवाल उसका आपसे जवाब देना चाहिए। सर जैसा कि आपने बोला है कि मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद देन ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप मतलब ऑपरेशन होता है तो उसको ऑपरेशन बंद हो जाता है, मतलब जो ऑपरेशन होगा वो डॉक्टर नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। सर ऐसा कोई एक वाकया आप बताएंगे क्या ऐसा हुआ है? हाँ, मैं आपको 10 वाक्य बताऊं। बिल्कुल सही। और आप मुझे ये बताइए, वहां दूरबीन लेके देख रहे जो थे। मदरसे नहीं मिला नहीं, जो अभी एक सेकंड कहाँ ऑपरेशन हो रहा है देखे देखो। आप कह रहे थे पोगो नहीं करते हैं, अब तो आप सुपर पोगो चैनल हो गए हैं। जो बोलते हैं जरा सोच समझ के बोला कीजिए। अब जवाब पहले अपनी बहन का उत्तर जरूर दे दूं। देखिए ऐसा है, कुछ कार्टून आ गए हैं, घर पे रिकॉर्डिंग दिखाइएगा, अच्छा रहेगा। सुनिए अब ये अंजना जी एक बात बोलिए, क्या तरीका है? हाँ जवाब, ये क्या कमाल है, जब इन्होंने कार्टून बोला तो चैनल इन्हीं को दिखा रहा है। पेशेंट का नाम आ रहा है, पेशेंट का नाम देखिए आ रहा है, नाम पेशेंट का नाम बताओ। मदरसे जो है हॉस्पिटल का भी, जो टैक्स पेयर के रुपए से चलते हैं, का नाम पूछा गया है, पेशेंट का नाम पूछा गया है। इस तरह से आप चुप करा लीजिए। ठीक है, कोई बात गलत बात, सवाल हमसे तो भैया ऐसा है कि तुमको गुगली मिल गई, पेशेंट का नाम पता चलना चाहिए, पेशेंट का नाम पता चलना चाहिए, हॉस्पिटल का नाम पता चलना चाहिए, सभी लोग इस बात को देखेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि एक सर्जरी तो अखिलेश यादव की अभी हुई है, वो पेशेंट मदरसों का ही पेशेंट है, हमें पता है। शांत रहिए, झूठ बोलना मत करिए। मैं अपनी बहन का उत्तर तभी दे पाऊंगा जब ये शांत होंगे। भोपू को शांत कराइए, उत्तर ले लीजिए। अगर भोपू शांत नहीं होगा मैं नहीं बीच में लगातार जवाब नहीं आ रहा है। तो सुनना पड़ेगा ना, जवाब दे आप आने के पहले ही एकदम लगातार बोल रहे हैं। प्लीज मैं चरणों को छू लूंगा अगर पेशेंट का नाम बता दें, हॉस्पिटल का नाम बता दें। चरणों को छुएंगे कैसे जब नीचे लेटे रहते हो चरणों में? उसके लिए उठना पड़ेगा। इससे बड़ी बात पहले उठो फिर चरणों को छुओ। नहीं पता, ये बोलने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। टीवी पे डिबेट को हाईजैक। हाँ चलिए, देखिए मेरा सिंपल सा कहना है, मदरसों में टैक्स पेयर का रुपया जाता है, आप मानेंगे? अगर टैक्स पेयर का रुपया जाएगा तो अगर उसका आधुनिकीकरण हो, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे बनेंगे? और ये लोग उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं आपको न्यूज दिखा दूंगा कि इन्होंने विरोध किया कि आधुनिकीकरण क्यों हो। बोलो भारत माता की। कौन विरोध कर रहा है? सर मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला कि कोई राष्ट्रगान नहीं गाता है तो देशद्रोही होगा। क्या आपको राष्ट्रगान आता है? तो आप गा के दिखा दीजिए। और जब खड़ा होना पड़ेगा, और जब सर ने भारत माता की जय कहा तो आपने उस टाइम नारा भी नहीं लगाया, ऐसा क्यों? एक बार लगा के दिखा दीजिए भारत माता की जय। यहाँ सब चाहते हैं राष्ट्रगान गाना चाहेंगे सब। अफसोस नहीं, भारत माता खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक सेकंड, नहीं अब रुक जाइए प्लीज, इस वक्त नहीं होगा। चलिए शो को आगे ले जाते हैं। बैठिए, सुनिए सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल आप दोनों से एक सवाल है। हमें पता है तुम्हारा सवाल, आप फिर से आए इसीलिए पता। आप राष्ट्रगान के सपोर्ट में नहीं है, आपने कहा। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए मैं बताता हूँ आपको। सुनिए राष्ट्रगान का सबसे ज्यादा सम्मान करती है देश की आर्मी और एयरफोर्स। जब वो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप ही के नेता अखिलेश यादव उसका सबूत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सबूत मांगते हैं उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत मांगा उन्होंने। कार्यकर्ता बुलाया है क्या? दूसरा, इनको पता ही नहीं क्या पूछ रहा है। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। सबूत मांगा है, कार्यकर्ता हो गया। अंजना जी ये कार्यकर्ता में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता। इनको यही नहीं पता सबूत किसने मांगा था। सबूत
सबूत किसने मांगा था? जब नहीं पता तो इनकी पढ़ाई भी बेकार अगर पढ़ रहे हैं ये, इनको सवाल नहीं पता है, सबूत किसने मांगा था? बौखलाइए मत सर, सबूत आराम से बहुत बढ़िया, यही है। और अगला सवाल आपसे है, आप कुछ दिनों पहले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की चर्चा आ रही थी, ऐसे आपने बोला किसी मौलाना ने विरोध नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा मुस्लिम मौलाना है जो कहता है कि ना हम भारत माता की जय बोलेंगे ना हम राष्ट्रगान गाएंगे। बस वो कब कहा है उन्होंने? हमेशा कहा, मैं बहुत, वो देश के सांसद है, असदुद्दीन सांसद है। भारत माता की जय का विरोध किया है हमेशा। भारत माता की जय का विरोध कीजिए, राष्ट्रगान का विरोध। आप बैठ जाइए मैडम बैठ जाइए। वही असदुद्दीन ओवैसी जो देश के पैसे पर सांसद है, देश के पैसे से उनकी तनख्वाह मिलती है, उसी असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है और आप उनसे गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और इस देश के सांसद रत्न हैं। सांसद रत्न का अवार्ड मिला है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके जनता द्वारा आए हुए व्यक्ति हैं जो संविधान की ओथ लेकर के संसद में पहुंचे। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान यहां नहीं चलेगा, कहीं और चलाइए। दूसरी बात, हाँ, हमारी पार्टी का, जन अधिकार पार्टी का MIM के साथ गठबंधन होने की बात थी बिहार चुनाव में, लेकिन नहीं हुआ, हमने नहीं किया। हमारी अपनी यहां से एक आइडियोलॉजी है, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हम आइडियोलॉजी को यहां से क्रॉस नहीं कर सकते। हमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाई, हमने आतंकवादी बुरहान को जो है यहां से शहीद कहने वालों के साथ सरकार नहीं बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आपने सवाल पूछा कभी? आपने सवाल पूछा? तो मलाई काट रहे तो देखिए, नजर का नजरिए का फर्क है भाई साहब। इस देश में मुसलमान सबसे पहली बार जब लाल किला में झंडा फहराया तो बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई बजाई। जब पोखरण में यहां से हमने यहां से एटम बम जब यहां से टेस्ट किया न्यूक्लियर, तो सबसे ज्यादा जिनको पता था वो यहां से APJ अब्दुल कलाम, वो मुसलमान थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता था। और पहली बार देश के लिए शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले जनरल ब्रिगेडियर हमीद थे, ब्रिगेडियर उस्मान थे। ये सब नाम याद है, ये सब नाम याद है। सुनिए, ये भाषण का मंच नहीं है। इसलिए आपसे जब मैं सवाल करती हूँ तो आप देखते नहीं है इधर, उसको कोई गवाही देने की जरूरत नहीं। इधर देखिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ जी मैडम, आप भाषण देने लगते हैं। मंच थोड़ी है सर आपके भाषण के लिए, उतना ही जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप सांसद रत्न कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पर, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने, आप इसके भी समर्थक हैं? तो औरंगजेब के जुड़वा भाई यही तो खड़े हैं। आप ये बताइए अंजना जी, इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे समर्थकों को यहाँ से सांसद बना देती है, फिर सवाल नहीं सुना आपने, फिर सवाल नहीं सुना। एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे के मानने वालों को, उसको माला अर्पण करने वालों को आगे बढ़ा देते हैं। जमाई साहब, आपको नजर मिलाने में क्या प्रॉब्लम? आपको कम से कम इतनी शर्म है तो कह दीजिए कि यहाँ से साध्वी प्रज्ञा। अरे नजर मिलाइए इधर, कह दीजिए कि गोडसे के मानने वाले भाषण वाला मंच बना देते हैं। आप सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। औरंगजेब के कब्र में जाए या ना जाए, उससे इस देश का लोकतंत्र या राजनीति नहीं चलती है। बहुत सारे लोग गोडसे की भी पूजा करते हैं, तो क्या करें? उसमें जाने वाले लोग हैं, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के उनसे सवाल क्यों नहीं होगा? A टीम B टीम नहीं, जिन्ना के, अरे भारतीय जनता, अरे आडवाणी जी जिन्ना के कब्र पे गए थे, उनको तो जवाब देने दीजिए। नहीं, जिन्ना के कब्र पे गए थे, उनको जवाब देने जनता पार्टी का चेहरा पता चलना चाहिए ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है कि PDP के साथ सरकार बनाएंगे, अलगाववादी के साथ। सवाल मेरा गौरव जी से सवाल, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन जिन मदरसों में वो मौलवी पढ़ाते हैं, आपने उनको नौकरी देने की बात कही और उसमें और अच्छी तरह से पढ़ाई करने की आपकी सरकार ने अभी तक बात की है इसको लेकर? मेरे भाई, आपको मैं ये बता दूं कि जो बजट पिछली सरकार में था उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माइनॉरिटी के लिए और मुसलमानों के लिए बजट दिया। और करीब, अगर मेरा आंकड़ा सही है क्योंकि वो मेरे पास कागज नहीं है, ऐसे 1500 से ज्यादा फर्जी मदरसे जिनको ये पूरा खर्चा देते थे क्योंकि वोट बैंक समझते थे, उनको निरस्त करके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको आज रुपया जा रहा है। ये फर्क है योगी जी की सरकार में और पंचर साइकिल की सरकार में। फर्क ये है कि योगी जी की सरकार में, योगी मदरसों में नेशनल एंथम कंपलसरी करना, ये तो ठीक है, ये एक मेन टॉपिक है, शायद इसीलिए आपने उठाया है। लेकिन अगर जो बच्चे मदरसे में पढ़ लेंगे नेशनल एंथम, क्या गारंटी है कि वो बेरोजगारी का सामना नहीं करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल। जो देखिए, आपको एक आंकड़े से देता हूँ, अभी बीच में भोपू बजेगा, उसकी गलती मेरी नहीं है, ठीक है? देखा, बच गया। फिर मैं कह रहा हूँ, दो बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में कूद के आ रहे हैं, पोगो लगाओ भैया, दिखाते रहते हैं। मैं उसके बाद का उत्तर नहीं दे यहाँ इतिहास है, मैं उत्तर नहीं ये देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन। आपसे
सवाल होगा तो आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए ना, अब उनसे सरकार से बच्चे सवाल कर रहे हैं, उसमें भी आप बता दिया कि भाई क्या आपको जवाब सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, गलत है ना। आपका नाम गौरव भाटिया। मेरी बहन ने एक सवाल किया, आंकड़ा एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में 5 साल में दी, 10 साल में बसपा और सपा 2 लाख नौकरियां दे पाई सरकारी। ये 5 गुना ज्यादा हमने दी। आप तो बताइए कोई ईमानदारी से काम कर रहा है और भोपू बचता रहेगा? इस भोपू को भी उतरवाइए, चिंता ना करिए। सर, मदरसे की आप राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, मेरी भी शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई, वहां राष्ट्रगान होता है। अगर जो हिंदुस्तानी है वो राष्ट्रगान गाएगा, ये मुद्दा ही नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसको क्यों उछाला जा रहा है? कंपल्सरी क्यों किया? कंपल्सरी इसलिए किया अंजना जी, तमाम रिपोर्ट है कि मदरसों में इस पे आपत्ति दर्ज करी गई, चाहे वो तिरंगा हो और चाहे राष्ट्रगान हो, और कहेंगे तो चैनल के गौरव से मेरा सवाल है सर, आपने बोला कि मतलब पहले इसका विकेट उखाड़ू कि इसका विकेट उखाड़ू। सर मुझे तो लगता है कि उनका ना इनका, पहले हम ही लोग का आप विकेट उखाड़ रहे हैं, क्योंकि ये बताकर हमको बहका रहे हैं। और पिछले जब इलेक्शन चुनाव के समय आते हैं तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि इतना नौकरी दी जाएगी, इतना ये की जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो अब सबसे पहला जब कानून लागू होते हैं मदरसा या स्कूल में, तो इसके बारे में जनगण मन के बारे में मतलब ये करते हैं, लेकिन अभी तक नौकरी के बारे में कहां तक आपकी सरकार ने मतलब ये किए हैं और कितने? हाँ, और जब हम बोलते हैं अब देखो, भोपू को शांत कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। बेवजह की बहस से मैं दूंगा दोनों पे। पहले स्टेडियम तुम, अंपायर तुम, प्लेयर तुम, विकेट तुम, बॉल तुम, बल्ला तुम, तुम्हें कौन हिट विकेट करेगा या उखाड़ के फेंकेगा बताओ। दूसरी बात, अब चुप हो जाइए, चुप। एक आदमी विकेट चुप हो जाइए, विकेट कीपर, आप लोग दर्शक देख रहे हैं, ये क्या उचित तरीका है चर्चा का? बन जाएगा। और मेरे भाई, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी सरकारी नौकरी का आंकड़ा दिया, उसके अलावा ईपीएफ का डेटा आया है। अब बीच में नहीं मेरे भाई, सुनना पड़ेगा। देखो आपने सवाल किया, मैं डेटा दे रहा हूं, ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे, वो अल्लाह कर रहे। देखिए 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएफ डेटा नए जॉब 2021 में लगे हैं, ये ईपीएफ डेटा है। और सबसे बड़ी बात है, कभी बेरोजगारी दर आज राजस्थान में 25% है। देखिए भोपू को बंद करा दीजिए अंजना जी, मैं आखिरी बात, वरना फट जाएगा ये और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा फिर। कौन सा तरीका आप बताइए ना अंजना जी, तो क्या ये तरीका है? आप मुझे बताइए, अगर आप चर्चा का स्तर ये बनाना चाहती हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हूं। अगर आप लोगों को लगता है ये तरीका गलत है, मैं इतना ही कहूंगा, आपको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। यू आर अ स्टेक होल्डर, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये बीच में चिल्ला रहे हैं, गलत बात है। अनुराग जी प्लीज, गलत बात है। आप करना जैसे पूरा कीजिए जल्दी से, अन्य सवाल। मैं अब आपका प्रश्न का जो उत्तर दे रहा था, 25% बेरोजगारी दर है जो है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में 2% है, गुजरात में 2% है। आप चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट डेटा। और अंत करूंगा ये कह के, देखिए तिरंगे की बात हुई, आर्मी की बात हुई, मैं 2 आपको वक्तव्य बता दूं, ये लोग देशभक्ति दिखाएंगे। आजम खान ने कहा कारगिल की चोटी फतह करने वाले कोई थे तो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आर्मी भारत की होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं। और दूसरा, पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा मोदी जी ने पुलवामा का हमला कराया क्योंकि चुनाव थे। ये दोनों वक्तव्य चेक कर लीजिएगा, धिक्कार है ऐसे लोग, इसीलिए आप लोग खत्म हो। इसीलिए हर बात पे आपने देखा आंकड़े, जवाब आंकड़ा, तो इनका आंकड़ा ऐसा है कि कोविड दे रहा हूं, इनका आंकड़ा ऐसा है कि कोविड काल में लाखों लोगों की मौत हो गई, सरकारी आंकड़े में एक भी नहीं, किसी की मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। बताओ, ये आंकड़ा है इनका, ये आंकड़ा है, तो ये क्या है? ये पूरे हिंदुस्तान ने दिया भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री कहते हैं कि सरकार रही, कितनी नौकरियां दी बताइए। इसको आंकड़े की बात करेंगे, ये लॉकडाउन लगाया था, सुन लीजिए, लॉकडाउन लगाया था, लोग यहाँ पैदल चल चल के लोगों की मौतें हो गई, हजारों ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही,
अच्छा, ये गरीब आदमी के लिए नहीं चलाई गई, बीजेपी का वो टीका बेचारा नहीं पैदल चल चल के लगवाऊंगा उनकी मौत हो गई। और छुप छुप के अपने पिता को लगवा दिया, ये बात करेंगे। बीजेपी का टीका किसको बोला था? लॉकडाउन में मरने वालों का आंकड़ा क्या है? छोड़िए, चलिए। लॉकडाउन अच्छा, मुझे इतना पता है, जनता ने आपको लात मार के भगा दिया, मरने वालों क्योंकि जनता नहीं आप पे विश्वास करती। चाहिए चुनाव जीत के आगे जाइए। मैं अपना फेफड़ा आपके चक्कर में खराब नहीं करूंगा, आप चुनाव जीत के आगे जाइए। अत्याचार का आंकड़ा क्या है? सॉरी आंकड़ा नहीं, अजला जी, ये तो खुद चुनाव लड़े थे, हार गए। लखनऊ से चुनाव लड़े थे, जनता ने जमानत जब्त कर दी किसी की, भोपू की। ये भोपू खड़ा हुआ, हारे लखनऊ से कि नहीं हारे? लखनऊ से हारे कि नहीं हारे? कर दिया, लखनऊ से हार के आए, जनता को 2 महीने गायब हो गए थे परिणाम आने के बाद। अब यहाँ के चिल्ला वोट मांगा था, जनता को बोल्ड कर दिया। भैया, तुम्हें तो लात मार के हटा दिया, बोल्ड कर दिया, लखनऊ के कहीं रहने लायक नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? बॉलिंग करने क्या हम जाएंगे विपक्ष को बोल्ड करने? एक सवाल और कर दिया, सोचो आप। सर, मुद्दा राष्ट्रगान था। आप कभी इधर जा रहे हो, कोरोना पे जा रहे हो, कभी मैं जा रहा हूँ, भैया ने बोला, मुद्दे से भटक एक मिनट, कोविड किसने उठाया? आपका सवाल हो, सवाल है हमारे पास। सर, रोजगार, महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद मैं उत्तर देता हूँ। उसके लिए बात करो। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए। आपने महंगाई की बात करी, 8 साल मोदी जी की सरकार रही। अगर अजय जी बीच में बोले, मैं नहीं बोलूंगा, सॉरी, आंकड़ा ले जाओ, सॉरी, आई कांट। अगर बदतमीजी करनी है तो इनसे ज्यादा बदतमीजी कोई कर नहीं सकता है। मैं बोल रहा था, बदतमीजी करने नहीं हुआ, मैंने पूरे प्लीज। अच्छा, मैं बोल रहा था जितनी देर तक मैं आपने टोका, लेकिन टोका क्या? तो बसता रहा ना, यही है ना, शुरू करते नहीं हो तो बजाना, लाउड स्पीकर तो बजा। फिर कानून का फायदा क्या? लाउड स्पीकर उतार लिया गया। मैं उत्तर देना चाहता हूँ, अगर आप बुलडोजर चलता रहा, गोलियां चलती रही, आपके जल्दी से। मेरे भाई ने एक सवाल पूछा महंगाई पे, आंकड़ा दे के कहता हूं, चुनौती देता हूं, मोदी जी की 8 साल सरकार रही, एवरेज इन्फ्लेशन रहा 4 से 4.5%, और कांग्रेस की 10 साल रही थी, 10% से लेके 11% तक इन्फ्लेशन था। ये महंगाई, पेट्रोल सबसे महंगा कहां पे है? राजस्थान, श्री गंगानगर में है सबसे ज्यादा। जो है यहाँ पे क्या है पेट्रोल? यूपी में क्या है पेट्रोल? श्री गंगानगर में 116 रुपए, 116 रुपए श्री गंगानगर बता रहे। और दूसरी बात, मैंने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया, पेट्रोल का बताया। राजस्थान की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, वो आपकी दलील नहीं हो सकती ना? नहीं, ये दलील हो सकती है कि ज्यादा टैक्स अगर कांग्रेस शासित राज्य लगाए तो वो क्यों नहीं कम करते? उनको दर्द नहीं होता। हमने घटाए थे, दिवाली से पहले हमने घटाए, जो सेंट्रल का टैक्स था, इन्होंने क्यों नहीं घटाया? हाँ, ये बात अलग है ना, जमाई जी की सरकार है ना इनकी सरकार है, ये क्या करेंगे? लोगों ने इनको बेरोजगार कर दिया, विश्वास ही नहीं है इन पे। एक सेकंड, मुझे तो लगता है कि जोर से एक बार जयकारा आंकड़ा देवता की लगनी चाहिए। आंकड़ा देवता की जयकारा, क्योंकि क्यों नहीं लगनी चाहिए? आंकड़ों से ही तो होता है। कैसे जयकार लगती है? अच्छा, आंकड़ा खाता ना भाई, जो अखिलेश भैया कहे वही सही मिलेगा, बस आंकड़ा। अखिलेश भैया ने कह दिया, ले जाओ भैया, ठीक है, रोजगार के नाम पे आंकड़ा ले लो भाई। यही गवार लोगों की निशानी है, आंकड़ा। आंकड़ा नहीं देंगे, बाकी आंकड़ा। अंजना जी, तुम्हारे पास भी आंकड़ा है क्या? हाँ, जो आंकड़ा ही दे रहे। क्या कर रहे हैं? फिर पोगो चैनल शुरू कर दिए, बंद कीजिए उसको। अभी बताओ। सवाल पर आइए, क्या मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर और भी बड़ी बहस और चर्चा होनी चाहिए? ये जो बार बार बीजेपी उंगली उठाती है, उस टॉपिक पर आते हैं, इशू पर आते हैं, ये सब पतंगबाजी बंद कीजिए। ये क्या मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर एक गंभीर अंदर से भी मंथन आना चाहिए और सरकार की भी तरफ से क्या होना चाहिए प्लान? कि हम लोग पूरी ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चूंकि सारे युवा यहाँ बैठे हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूं एक बात कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, भाई बताओ कितने मंदिर में जाके अब तुम विवाद करोगे, फौरन लिस्ट निकालेंगे, ए देखो इतना बड़ा लिस्ट, इतना बड़ा लिस्ट। और इनसे पूछो कि अगले 15 सालों में आपको इस देश के जो 65 करोड़ युवा हैं, उनके लिए क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा, क्या वो पॉलिसी है? क्या पॉलिसी है? तो इनके पास कुछ नहीं है, बस सीधा जहाज उड़ाएंगे, चल जाएंगे विदेश सीधा। अगर इनसे आप पूछ लीजिए कि बताओ तुम्हारे एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अब तुमने यहां से ये लागू किया, उसमें शिक्षा के अधिकार के तहत कितना बजट आपने दिया है, और इस साल हर साल जो है यहाँ से बजट एजुकेशन ठीक है, आखिरी सवाल है, इस पर जल्दी से एक पर सवाल कीजिए। इसलिए यहाँ से मैं कह रहा हूँ, जल्दी से इसलिए मैं कह रहा हूँ, अनुराग ने इस देश की स्थिति की हवा हो गए, अंजना जी, ये सच है, हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,
आपको झूठे आंकड़े मिलेंगे, झूठे वादे मिलेंगे, झूठे सपने दिए जाएंगे, उन्हीं में आप जीते रहो। आपके इस हक की बात कभी नहीं होगी, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा कभी नहीं होगी, महिला अत्याचार पर चर्चा कभी नहीं होगी। सिर्फ आपको मंदिर मस्जिद में अटकाए रखेंगे, इसी में आपको बूढ़ा कर देंगे। लिख के दे रहा हूं, आपकी उम्र निकल जाएगी रोजगार की, लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे। आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे, कभी इधर ले जाएंगे, कभी उधर ले जाएंगे। गौरव जी, ये हमें आउट करते, आपको ही आउट कर देंगे। एक सेकंड प्लीज गौरव जी, ये आपके आंकड़े हैं और ये आंकड़े आपकी तरफ देखिए, आप ही की तरफ गिर गया। जवाब दे। देखिए, आंकड़ों में कोई दम नहीं था, यही गिर गया। जब आंकड़े झूठे होते हैं, ऐसे उड़ाए जाते हैं, ऐसे ही क्रैश होते हैं जैसे शोएब जमाई वहां पड़े हुए हैं। आंकड़ों में दम नहीं है आपके। सुनिए, आपके आंकड़ों में दम। मैं एक बात कहूंगा, बहुत ज्ञान यहां पे दिया गया। ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये क्या कहता है मालूम है? एक इनका ट्वीट उजागर कर देता है। अभी कह रहे थे ये मंदिर मस्जिद करेंगे, ये वो। अब देखो, आपने घबराना नहीं है, सत्ता बदलेगी तो हम इनका भी उखाड़ देंगे। क्या उखाड़ देंगे नहीं पता है। आपने जिन राज्यों में हमारी सरकार है, आपने घबराना नहीं, जो इनकी सरकार कहीं है नहीं ना आने वाली अगले 100 साल, वहां पर भी भगवा दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर तो उन पर भी चलेगा। अब ये शोएब जमाई, इनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है। अंजना जी, मैं फिर भी कहूंगा, सलाम है यहाँ की युवा जनता को जिसने सवाल पूछे और मैंने प्रयास किया देने का। एक भोपू बजता रहा, प्लेन उड़ाता रहा, जवाब मिला क्या आपको? एक ही प्रवक्ता का जो धन्यवाद, तालियों के साथ सभी का अभिनंदन।